Hi friends, my name is Mohit. Welcome to my YouTube channel Tech Support. आज हम बात करेंगे कंप्यूटर्स के बारे में। एक्चुअली कंप्यूटर्स है क्या चीज? जी हाँ। सो हम कंप्यूटर अगर हम एक सीधी सी भाषा में कहा जा सके कि कंप्यूटर एक डिवाइस है जिसमें हम चीज़ों को प्रोसेस कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऑपरेशन रिलेटेड वर्क कर सकते हैं एंड कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन का वर्क, एप्लीकेशन बनाने का, एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने का, रन करने का और कोई भी कैलकुलेशन हम डाटा इनपुट दे सकते हैं, उसमें प्रोसेस होता है और आउटपुट आ सकता है। तो सीधी सीधी भाषा में अगर हम कहा जाए तो कंप्यूटर में हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं जो मैनुअली पॉसिबल नहीं हो पाती। सो कंप्यूटर को एक कॉम्बिनेशन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉम्बिनेशन भी कहा जा सकता है। सो गाइस हमारे में बात आती है कि हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर है क्या चीज़। हार्डवेयर एक फिजिकल पार्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर लगाए जाते हैं, जिसे सीधे में मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, रैम हो गई, आपकी हार्ड डिस्क हो गई, आपका डीवीडी राइटर हो गया, एसएमपीएस हो गई। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो एक हार्डवेयर है जिसमें सारी की सारी पूरा इस पे बेस पे कंप्यूटर पर चलता है। इसके बाद जब कंप्यूटर सारे पार्ट्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक कैबिनेट में लग जाते हैं, तो इसके बाद बारी आती है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या कार्य करता है? वो आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक प्लेटफॉर्म का वर्क करता है कि अगर हम हार्डवेयर पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं जिससे और उसके ऊपर फिर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो हम डायरेक्टली किसी हार्डवेयर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिससे हम कर सकें। और सॉफ्टवेयर तो बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो सब उस पे होती हैं एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आपका अडोब, आपका एसएपी, आपकी एप्लीकेशंस हो गई, आपके कई वेब एप्लीकेशंस जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं। दोस्तों, आपको पता है कि कंप्यूटर की भी एक फुल फॉर्म होती है? ये सीधी सीधी भाषा में नहीं कहा जा सकता। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन प्रपोजली यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो ये उसकी फुल फॉर्म होती है। और अगर हम टाइप ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो 4 टाइप्स के कंप्यूटर आते हैं। एक सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। सुपर सुपर कंप्यूटर आपके बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एग्जीक्यूट प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए बनाए जाते हैं, जो कि हमारे सैटेलाइट्स ऊपर सैटेलाइट्स जो अंतरिक्ष में जाते हैं और स्पेस में, और वहाँ पे उनके लिए यूज होते हैं। आपकी बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग बहुत ही रेयर, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। तो ये रिसर्च सेंटर में आपके बड़े बड़ी जगहों पे यूज होते हैं और बहुत ही हाई स्पीड से मेजर करते हैं और ये सब करते हैं। और इसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये बेसिकली आपके डाटाबेस कैलकुलेशन के लिए होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में लगते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, प्रोसेसर और क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं, ट्रांजैक्शन के लिए यूज होते हैं, ये होते हैं। थर्ड आते हैं मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स साइज में बड़े होते हैं, ये भी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ वर्क कर सकते हैं, बट ये मेन फ्रेम में थोड़ा सा नीचे होते हैं और आजकल इनको सर्वर्स भी कहा जाता है। और फोर्थ वन आते हैं मिनी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर्स आपके जो लैपटॉप डेस्कटॉप आते हैं उसमें आया जाता है, और इसमें कई तरह के आपके बहुत ही सब पर्सनली कह सकते हैं, आईपैड हो गए, ये सब चीज़ें में आ जाते हैं। अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे इस वीडियो में डेस्कटॉप के बारे में और सिमिलर टू लैपटॉप के बारे में कि एक्चुअली हाँ डेस्कटॉप लैपटॉप है क्या, और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है हम उसे कैसे उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सो हार्डवेयर कंपोनेंट्स में आता है मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस, हार्ड डिस्क एचडीडी, कैबिनेट मॉनिटर, डीवीडी रोम और राइटर एंड कीबोर्ड एंड माउस। ये सारे हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं जो
कुछ इनपुट डिवाइस है, कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी आइटम्स होते हैं, और ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। हम इसके बारे में आने वाली स्लाइड्स में डिटेल्स में बात करेंगे इसके लिए। या सॉरी। सो ये सारे हमारे मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स होते हैं, हम वन बाय वन का एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, हाँ, फर्स्ट स्लाइड में है मदरबोर्ड। जैसे टिपिकल मदरबोर्ड है जिसमें सारे कंपोनेंट्स लगे हैं जो पुराने और ओल्ड एंड न्यू में आते थे, सारे उसमें पार्ट्स में ये डिवाइसेस आते थे। तो हम वन बाय वन का डिस्क्रिप्शन करते हैं मदरबोर्ड में हैं और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज अ प्राइमरी ATA ID कनेक्टर। ID मीन्स होता है इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक, और PATA प्राइमरी AT अटैचमेंट। जिसे और ये 40 पिन का होता है, ये आपको मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। ये और ये 34 पिन का फ्लॉपी ड्राइव कनेक्टर आता है। ये सुपर आईओ कंट्रोलर होते हैं, इसमें आपका 24 पिन की पावर सप्लाई का सॉकेट लगता है, 24 प्लस 4 दिस इज सोर्स स्विच। एंड मदरबोर्ड के बाद में जो सप्लाई जाती है, पावर सप्लाई यहाँ अटैच होने के बाद ये सुपर आई कंट्रोलर के थ्रू आगे सप्लाई होती है। इसके बाद ये हमारे पाटा के ही दो रेड कंट्रोलर हैं, और ये सीमॉस बैटरी है, 3 वोल्ट की आती है। सीमॉस मीन्स होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसमें अगर आप क्या कहते हैं, इसमें जो आप टास्क बार में जो टाइमिंग आते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, वो जो टाइमिंग चलते थे सिस्टम शट डाउन होने के बाद, वो इसी बैटरी की वजह से चलते रहते हैं। इसके साथ हमारे FWH और PLCC कनेक्टर भी है। आपका सिस्टम पैनल कनेक्टर, सिस्टम पैनल कनेक्टर जब ऑन ऑफ स्विच होता है, रीसेट स्विच होता है, कब को आपने डेस्कटॉप में देखा होगा, उसमें ऑन ऑफ और रेड लाइट भी जलती है आपकी हार्ड डिस्क की, और ग्रीन लाइट हमारे पावर की जलती है नॉर्मली। सो वो सारे लाइट कनेक्टर इससे इस कनेक्टर पे लगते हैं। जो कनेक्टर वहाँ लगे होते हैं कैबिनेट में, कैबिनेट से केबल्स आती है इसके ऊपर अटैच होती हैं, और हर एक मदरबोर्ड का डायग्राम इसमें अलग अलग होता है। तो ये मदरबोर्ड के साथ आपका एक पूरा डायग्राम होता है कि आपको पैनल कनेक्टर कैसे लगाने हैं। इसके बाद ये गेम पोर्ट का लगता है, अगर आप गेम पोर्ट लगाएं। एंड ये सीरियल पोर्ट कनेक्टर है, USB कनेक्टर है, एक्स्ट्रा लगाना चाहें। जंपर सेटिंग है, जंपर सेटिंग से हम अपने CPU की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, बस स्पीड एज पर आवर रिक्वायरमेंट। और दिस इज साटा कंट्रोलर। तो ये साटा रेड कंट्रोलर है। ये 1394 हेडर हैं, आपके काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं। ये PCI एक्सप्रेस स्लॉट है, ये PCI स्लॉट्स हैं, एक्सपेंशन स्लॉट AGP स्लॉट हो गया, एक्सक्लूसिव ग्राफिक पोर्ट हो गया, और ये आपके साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज हैं जो आपको हर एक मदरबोर्ड में आपको मिलेंगे। ये आपके ऑडियो कंट्रोलर है, ऑडियो इन आउट, स्पीकर आउट। यहाँ पर आपका लैन कंट्रोलर होगा, और उसके नीचे USB होंगे। यहाँ दो USB पैरेलल पोर्ट कनेक्टर के नीचे VGA ग्राफिक कार्ड भी आता है। VGA कईयों में DVI आता है, कईयों में HDMI ग्राफिक आता है। ये हीट सिंक है। ये हीट सिंक इसकी मदरबोर्ड की हीट सिंक को कंट्रोल करता है। यहाँ पे हमारा प्रोसेसर लगता है। प्रोसेसर के बाद आपका उसके बाद उसका प्रोसेसर फैन लगता है, जिसके प्रोसेसर फैन का जो चलता है उसकी केबल यहाँ पर आती है। इसके बाद हमारे क्या कहते हैं कैपेसिटर हैं, आपके ऑस्किलेटर हैं, आपके काफ़ी सारे आईसीस लगे हुए हैं। ये आपके डिम स्लॉट है, इनको बैंक स्लॉट भी कहा जाता है। ये आपके डुअल इन मेमोरी मॉड्यूल ये आपके लगे हैं। ये एक टिपिकल मदरबोर्ड है। तो इसमें कई बार इश्यूज आते हैं आपकी सीमॉस बैटरी का। अगर आपको टाइमिंग सही से नहीं होता, बार बार टाइमिंग रीसेट होता है, तो सीमॉस बैटरी का इशू होता है। पावर सप्लाई आगे नहीं, तो सुपर आई कंट्रोलर का इशू हो सकता है। तो इस डिपेंड्स ऑन इशू क्या क्या आते हैं, वो मैं आपको आने वाले टाइम में, आगे वाले स्लाइड्स में थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको। ये हमारा सेंट्रल पॉइंट आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे CPU। तो इसमें मैंने आपको इस स्लाइड्स में जो पिक्चर शो कर रही है, उसमें आपको एक मैंने मदरबोर्ड का प्रोसेसर स्लॉट दिखा रखा, और एक प्रोसेसर है। ये इसमें कैसे फिट होता है। ये प्रोसेसर जो आपका आता है, बिल्कुल छोटी सी चिप होती है। इसमें जो एरो मार्क आ रहा है ये, और ये बैक साइड का एरो मार्क है। ये एरो मार्क आपको यहाँ पर आएगा, यहाँ पे ये कट बना हुआ है। ये सिंपल सी निशानी है, आपको किसी भी बोर्ड में देख लो, कोई भी आप देख लो, आपको यही इसी तरीके से लगेगा। यहाँ पे ये स्लॉट लगने के बाद, फिट होने के बाद, प्लीज जरा ध्यान से देख ले, कोई गलत स्लॉट ना लगाएं, ऐसे आपका प्रोसेसर कुछ भी डैमेज हो सकता है, कोई यू नहीं है। इसके बाद ये प्लेट्स ऊपर आ जाती है इसके, और ये स्लॉट पीछे की तरफ जाता है, तो ये पूरा लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद
ये आपका पूरा पूरा आपका ये फिट हो जाता है। इसके ऊपर फिर हम आपका एक सिलिकॉन जेल लगाते हैं। सिलिकॉन जेल लगाने के बाद आपका प्रोसेसर फैन लगता है। ये सब चीज़ें आपकी उस पर लगाई जाती हैं। सो ये चीज़ें आपकी उसमें लगती हैं। और प्रोसेसर का आपको इसमें आज पहले सिंगल प्रोसेसर आते थे, तो अब इसमें डुअल कोर प्रोसेसर भी आए थे जिसमें 2 कोर्स होते हैं। फिर 4 कोर का भी आता है जिसे हम आपका ये क्वाड कोर कहते हैं। हाँ, क्वाड कोर कहा जाता है। और उसके बाद हाई स्पीड आते हैं, 6 कोर आते हैं, ओक्टा कोर, 8 कोर वाले आते हैं। तो ये सीपीयू की स्पीड बढ़ाते रहते हैं। और कुछ कुछ मदरबोर्ड्स में जैसे सर्वर्स हो गया उसमें 2 2 सीपीयू लगे होते हैं। और कई में 4 4 सीपीयू लगे होते हैं। तो वो 8 8 कोर्स करके तो 32 कोर्स हो गया। अगर दो लगे तो 16 कोर हो गया। तो ऑल डिपेंड्स ऑन मल्टी कोर ये आपका बन जाता है। ये सिंपल सा इसमें है। और जब ये आपके सिलिकॉन जेल और उसमें 700 के फ्री आता ही आता है, तो इसके ऊपर जब सिलिकॉन जेल लगता है तो आपका इस वाले एरिया में सिलिकॉन जेल लगता है। फिर ये सिलिकॉन जेल लगने के बाद वापस स्लाइड पे जाते हैं। इसके बाद पूरा प्रोसेसर फैन लगता है, सीपीयू फैन लगता है। ये 2 स्लॉट्स होते हैं, ये दो, तीसरा और फोर्थ। यहाँ पे ये फैन के अंदर ही एक ट्रिगर होता है, उसको अंदर दबा के एंटी लॉक में ऐसे थोड़ा घुमाएंगे तो आपका वो भी लॉक हो जाता है। तो ये आपका इसमें फंक्शन होता है। अब आती है इसमें रैम लगाने की बारी। ये रैम है, इसमें मैंने 2 रैम आपको शो कर रखी है पिक्चर में। ऊपर वाली डेस्कटॉप की रैम है, नीचे वाली लैपटॉप की रैम है। लैपटॉप की रैम सीधी सी है। पीछे लैपटॉप की बैक साइड पे जाइए, नॉर्मली बैक साइड में रैम लगी होती है। और उसको खोल के 2 स्क्रू खोल के, कुछ में लॉक्स होते हैं, कुछ में स्क्रूज होते हैं। उसको खोल के रैम उसमें लगाइए और फिट कीजिए और आपका रैम लगेगा। मदरबोर्ड में भी सिंपल है। ये स्लॉट्स इसमें देखिए, ये बैंक्स हैं, बैंक्स में यहाँ लगाइए। कट का ध्यान रखिए, रैम में बिल्कुल, लैपटॉप में भी ध्यान रखना है। और प्रेस करके लगाइए, आपका रैम लग जाएगा। रैम भी कई टाइप्स की आती हैं। जैसे पहले हमारा 90s 2000 स्टार्टिंग में एस रैम आती थी जिसे हम स्टैटिक रैम कहा जाता था। फिर डायनेमिक रैम आई, डी रैम हो गया। देन एस डी रैम आई, एस डी रैम। नाउ अब क्या आ रहा है, डी डी आर आ रहे हैं। डी डी आर की सीरीज चल रही है, जैसे डी डी आर आई, DDR2, DDR3, DDR4। डी डी आर क्या होता है? डी डी आर होता है डेल्स डाटा रेट, जो हमारे मल्टीपल फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है। और मैंने आपको बता ही चुका हूँ, जैसे जिस रैम में लगते हैं उसे रैम स्लॉट कहा जाता है। और उसे बैंक स्लॉट कहा जाता है, बैंक कहा जाता है। दिस इज अ स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई द फुल फॉर्म ऑफ एसएमपीएस कहा जाता है, जो कि मदरबोर्ड को और बाकी डिवाइसेस को पावर सप्लाई करता है। बेसिकली ये एसी पावर सप्लाई, जो एसी पावर सप्लाई हमारे यहाँ पे इंडिया में आती है 230 वोल्ट की, इसको 12 वोल्ट और 5 वो डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को भेजता है। क्योंकि कंप्यूटर मदरबोर्ड और कंप्यूटर डिवाइस सिर्फ 12 वोल्ट एंड 5 डीसी वोल्ट में ही वर्क करते हैं। सो ये सारे कैपेसिटर का एक डायग्राम है जिससे वो कनेक्ट करता है। यहाँ पे पावर स्लॉट लगती है। और यहाँ पे ऑन करने के बाद ये केबल्स यहाँ जा रही हैं, फिर इसके बाद सर्किट बोर्ड पे लग रही हैं। यहाँ पे आपका फ्यूज है। फ्यूज और कई बार कभी शॉर्ट होता है, कभी तेज पावर आता है, तो यहाँ पर आपका फ्यूज उड़ जाता है। तो कई बार एसएमपीएस वर्क नहीं करता। ऐसी कंडीशन में अगर आप और ऐसी कंडीशन में आप कैसे कर सकते हैं कि एसएमपीएस टेस्टिंग का ये रूल है कि सबसे पहले अगर यहाँ पे आप ग्रीन और यहाँ पे ग्रीन और ब्लैक केबल है, इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं यू पिन के थ्रू। एक पिन इधर, एक पिन ग्रीन में जाएगी, एक पिन ब्लैक में जाएगी। और पावर ऑन करने पे भी पावर नहीं आती है, तो सबसे पहले ओपन किया जाता है एसएमपीएस। ये 4 स्क्रू लगे होते हैं ऊपर, ये 4 लगे हैं। तो ये लग के यहाँ पे सबसे पहले फ्यूज चेक किए। फिर यहाँ आईसी कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। अगर और यहाँ पे कोई रिप्लेस होना तो कैपेसिटर चेंज हो जाता है। तो यही एसएमपीएस में सिंपल डायग्राम है और इजीली ये रिपेयर भी हो जाती है। सो ये चीज होती है। और कई बार क्या देखा जाता है कि सिस्टम हमारा हैंग होता है। हम देखते हैं कि सिस्टम शायद ओएस से हैंग हो रहा है या एप्लीकेशन से हैंग होता है। तो कई बार इसका रीजन एसएमपीएस भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार हमें क्या करना चाहिए कि जब हमारा एक कंप्यूटर लेते हैं या हम कंप्यूटर असेंबल कराते हैं या कंप्यूटर का चूज करते हैं, तो हमें एक अच्छी क्वालिटी की एसएमपीएस लेनी चाहिए। बेसिकली नॉर्मली ये कहा जा सकता है कि लोग इस पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कोई भी 400 वाट, 400 वाट या 500 वाट की सप्लाई चलेगी, कोई भी।
जो कि 500-600 में आती है। तो यहाँ हमें बात समझने की ये है कि यही 400 वाट की एक अच्छी कंपनी की जब 2 से 2,500 या 3,000 रुपए की अवेलेबल होती है मार्केट में, तो हम वही मार्केट में दूसरी चीप चीप जो कंपनियां जो बनाती हैं वो 400-500 में कैसे दे रही हैं? क्योंकि वो एक घटिया टाइप के जो कहते लो क्वालिटी कैपेसिटर, लो क्वालिटी आईसीज और ये सब यूज करती हैं, जिससे क्या होता है कि ये कई बार वोल्टेज ड्रॉप कर देता है। आपकी मदरबोर्ड में वोल्टेज आ रही है वो ड्रॉप हो सकती है, हो सकता है कि आपकी हार्ड डिस्क में जा रही है वो ड्रॉप हो रही है, हार्ड डिस्क में ड्रॉप होती है, हार्ड डिस्क डिस्कनेक्ट होती है और आपकी ब्लू स्क्रीन में एरर आ जाता है। हम सोच रहे हैं कि या तो मदरबोर्ड में एरर है या कुछ एरर है। तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यही रहती है कि हम एक अच्छी क्वालिटी की एस खरीदें और ये करें। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप एक रेड कलर का ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये बटन है और यहाँ को अनटिक करें तो 115 आएगा। कुछ अमेरिकन स्टैंडर्ड, ये आपको पता है एसएमपीएस ग्लोबली चलती हैं, तो यहाँ पे 115 वोल्टेज आती है एसी, तो वहाँ पे 115 करना चाहिए। यहाँ पे 230 आती है इंडिया में, तो हम 230 कर दें। अगर हमने 115 करके इंडिया में चला दिया, यहाँ पे 230 वोल्ट अवेलेबल है, तो समझिए वहां पे एक बम धमाका होगा और आपका पता नहीं क्या क्या उड़ जाएगा। तो प्लीज श्योर कि कई बार कंपनी वाले भी गलती से 115 करके, या आप कंप्यूटर असेंबल करते हैं खरीदते हैं तो 115 करके गलती से टिक हो जाता है किसी से भी, और आप घर आके बिना देखे उसे पावर ऑन कर देते हैं। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे 115 नहीं होना चाहिए, मेक श्योर कि यहाँ पे 230 होना चाहिए, अदरवाइज ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर सारे फट जाएंगे और ब्लास्ट हो जाएगा। सो ये चीज होती है। और इसके बाद हम बात करते हैं हार्ड डिस्क। जी हाँ, हार्ड डिस्क आपकी कई तरह की आती हैं, साटा पाटा और ये डेस्कटॉप की लैपटॉप की हार्ड डिस्क आती अवेलेबल होती हैं। आजकल एसएसडी भी आ रही हैं और एसएसडी M2 भी आ रही हैं, वो बिल्कुल चिप टाइप होती हैं। सो ये जो आपको हार्ड डिस्क है, ये आपकी डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क है, जो वही एक केसिंग में लग के एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बन जाती है। ये एक टिपिकल साटा हार्ड डिस्क है जो कि डेस्कटॉप में लगी जाती है। हम इसमें पूरा डाटा स्टोर कर सकते हैं, सब कुछ डाटा स्टोर कर सकते हैं, कभी भी हम यूज कर सकते हैं इसमें। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, कभी हम मान लीजिए हमने फाइल्स सेव कर दी, वीडियो सेव कर दी और हम बाद में ऐसे एक्स्ट्रा सेविंग कर दिया, बाद में भी जाके हम कभी भी यूज करते हैं एज पर अवर कन्वीनियंस। तो इसमें और इसकी केबल कनेक्टर साटा है तो यहाँ पे लगेंगे। आपको बता दूं, साटा का पावर केबल आएगा, ये आपके साटा स्लॉट्स हैं 4, किसी एक में भी लगा सकते हैं आप साटा का। और पाटा है तो यहाँ पे लगेगा। और इसके बाद आपका एसएमपीएस का साटा है तो ये वाला कनेक्टर ये लगेगा। और आपको ये आपके जो कनेक्टर आते हैं ये पुराने कनेक्टर है, ये मोलेक्स कहा जाता था। और फ्लॉपी ड्राइव का जो ये वाला कनेक्टर है, ये इसे बर्क कहा जाता है, जो कि कनेक्टर का नेम आता है। और ये हम लगा लगा सकते हैं। ये आपका कंप्यूटर कैबिनेट है जिसमें सारे पार्ट्स एक साथ असेंबल करके कर लगा दिए थे। आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें फैन भी है, आपकी एसएमपीएस भी है, आपका मदरबोर्ड भी है, सारे कनेक्टर पैनल के साथ लगे हुए हैं जो आपको बताया था। ये सारी केबल्स अटैच, डाटा इसमें अटैच है और पावर केबल्स सारी की सारी, ये एसएमपीएस की केबल ये लगी हुई है, ये अटैच है। ये हार्ड डिस्क की केबल अटैच्ड है, ये आप ये देख रहे हैं। इसमें आपका ये सीपीयू फैन है, स्लॉट्स है, इस तरीके से लगा हुआ है। ये रैम लगी हुई है, ये सारे वो स्लॉट्स हैं। तो सारे के सारे स्लॉट्स हैं बेसिकली। और ये आपके ऑन ऑफ बटन है, यूएसबी है, ये सारे के सारे जो कनेक्टर्स है वो सिस्टम पैनल कनेक्टर में जाएंगे। यहाँ पर इस वाले एरिया में यहाँ स्लॉट्स होंगे, तो यहाँ पे ये लगाए जाते हैं। सो बेसिकली इस कैबिनेट को वी कैन से कि फादर बोर्ड भी कहा जाता है। क्यों? मतलब क्यों कहा जाता है? क्योंकि मदरबोर्ड की जो मदरबोर्ड, और दिस इज अ डॉटर कार्ड, सन कार्ड, जो भी हम कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये पूरा मदरबोर्ड टेक केयर करता है सारे इंटरनल पार्ट्स का, हार्ड डिस्क, डीवीडी राइटर सबका। और एसएमपीएस और सारे कम्युनिकेशन सप्लाई करता है रैम के थ्रू, के हार्ड डिस्क के थ्रू कम्युनिकेट करता रहता है। और इसीलिए इसको मदरबोर्ड एज ए मदर टेक केयर करते हैं, वी कैन से दैट। और और सारे के सारे पार्ट्स को एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह सबको एक बॉक्स में डाल के संजो के रखता है, कहा जा सकता है। तो उसको इसलिए फादर बोर्ड कहा जाता है। बट हम कहते थे जब हम स्टार्टिंग में थे इन 2002, तो बेसिकली कहा गया कि इसे समझना आसान है कैबिनेट क्या वर्क करता है। कैबिनेट भी एक बहुत जरूरी है, और एसएमपीएस नॉर्मली कैबिनेट के साथ ही अवेलेबल होती है।
तो और हमें कैबिनेट चूज करने से भी पहले ये देखना चाहिए इसमें हीट वेंटिलेशन का कौन सा, कितने फैन लगे हैं, ये भी एक बहुत जरूरी है। कई बार हीट अप, एसएमपीएस की हीट अप तो अब एसएमपीएस फैन निकाल देता है, लेकिन जो अंदर मदरबोर्ड की हीट होती है, जनरेट होती है, हार्ड डिस्क, जो भी सारे रैम, सबकी डिवाइसेस हीट जनरेट करता है, वो भी कहीं एग्जॉस्ट करने के लिए स्पेस होना चाहिए। तो हमें कैबिनेट भी एक ऐसी चूज करनी चाहिए जिसमें एक अच्छे फैंस लगे हों, सब कुछ लगा हो। तो इसके लिए काफ़ी चीज़ें काम आती हैं इस चीज़ के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है मॉनिटर। फ्रेंड्स, दोस्तों, हम ये कहा जाता था कि जब भी हम कोई सीपीयू में, डेस्कटॉप में काम करते हैं तो उसका कनेक्टिविटी मॉनिटर के साथ होती है। जो अगर और मॉनिटर भी कई तरह के आते हैं, जिसे हम सीआरटी, एलसीडी, एलईडी। सीआरटी होता है आपका कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी होता है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लाइट इमीडिएट डिकोड। हाँ, तो डायोड, सॉरी। सो इसमें इस तरह के मोड में कई तरह के पोर्ट आते हैं। सीआरटी में जनरली वीजीए पोर्ट आता है, विजुअल ग्राफिक एरे आता था। डिस्प्ले पोर्ट डीपी डी आपका, फिर इसके बाद आपका डीवीआई आया, डीवीआई डिजिटल वैल्यू इंटरफेस, विजुअल इंटरफेस। और एचडीएमआई आप हो गया हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो जैसे जैसे आपके बोर्ड में कनेक्ट, अगर सपोज आपके यहाँ पे वीजीए, मदरबोर्ड में वीजीए ही पोर्ट है, तो आप वीजीए मॉनिटर लेना प्रेफर करो। अगर आपके उसमें डिस्प्ले का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, उसमें डिस्प्ले पोर्ट या आपका एच डी डीवीआई या आपका एच डी एम आई, तो वो वाला मॉनिटर लो। और भी कई तरह के थे, मिनी डी एम आई, माइक्रो डी एच डी एम आई, मिनी एच डी एम आई, और आजकल तो यूएसबी टाइप सी भी आ रहे हैं। सो बेसिकली मॉनिटर भी परचेज करने के लिए हमें अच्छी, जिसकी गुड रेजोल्यूशन हो और जिसमें बिग रेजोल्यूशन हो, वो वाला मॉनिटर लेना चाहिए और एज पर मदरबोर्ड लेना चाहिए। आपके अनदर डिवाइसेस में आ गए आपके डीवीडी रोम और राइटर, ये ऑप्शनल डिवाइस है। और कीबोर्ड एंड माउस, यूएसबी कीबोर्ड माउस, आपको पता है यूएसबी कीबोर्ड माउस यूएसबी पोर्ट पे लगेंगे। और आपका इससे पहले PS2 आते थे, उससे पहले सीरियल माउस भी और कीबोर्ड भी आते थे। आपसे और डीवीडी रोम और राइटर आपका डीवीडी राइट करने के लिए या डीवीडी एक्सेस करने के लिए होता है, जो कि यूएसबी एक्सटर्नल भी आता है और वो भी आता है। यस गाइस, सो इन सबको असेंबल करके हमारा ये मदरबोर्ड्स कैबिनेट में सारे के सारे तैयार हो जाते हैं। और तैयार करने के बाद एक ये, और जब हम पावर ऑन करते हैं तो सीधा एक बायोस की स्क्रीन आएगी, और जो मदरबोर्ड के बायोस की होती है, और इसके बाद आपका वो ओएस इंस्टॉल करने को पड़ेगा। तो जनरली हमारे मार्केट में ग्लोबली चार, मेनली चार तरह के आते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली चार तरह के आते हैं। जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जिसमें विंडोज 10 हो गया फॉर क्लाइंट यूज, और विंडोज सर्वर्स 2019 आजकल लेटेस्ट चला है, 2016 आता है जो कि सर्वर्स पे चलता है। इसके बाद लिनक्स आता है, लिनक्स में भी रेड हैट आ गया, आपका उबुंटू हो गया, आपका सूसी लिनक्स हो गया। तो बहुत से लिनक्स वर्जन है। आपके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सेपरेट हार्डवेयर होता है, नॉर्मली इन पे नहीं चलता, तो उनके लिए मैक बोर्ड और मैक प्रोसेसर अलग से आते हैं। सो आप उसके, और आपको विंडोज जब हो जाए तो आपको कैसे विंडोज 10 इंस्टॉल करना है, ये आपको मेरी और भी चैनल्स में सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे और वीडियो मिल जाएगा कि हमें आईएसओ से कैसे इंस्टॉल करना है, आपका यूएसबी से कैसे विंडोज 10 इंस्टॉल करना है। तो ये अब करता है। इसमें ये भी एक बात बताना चाहूँगा कि आपको जब विंडोज 7 टू विंडोज 10 फ्री अपग्रेड होता है, तो वो भी अवेलेबल होता है। जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है, आपका साथियों देखो कंप्यूटर में क्या लगा, हार्डवेयर लग गया, ऑपरेटिंग सिस्टम लग गया। अब हमें उसमें सॉफ्टवेयर डालना होते हैं। जनरली हमें कॉमन सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जो हमें हर एक सिस्टम में हमेशा रिक्वायरमेंट आते हैं हमारे डेली यूज के लिए। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहा जाता है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आउटलुक। एडोब रीडर फॉर रीडिंग पीडीएफ फाइल्स, विनजिप फॉर कंप्रेस और विनजिप फाइल्स के लिए होता है। गूगल क्रोम फॉर ब्राउजर जो नॉर्मली चलता है, अब क्रोम भी, इसके अलावा आप एच भी आता है, अवेलेबल होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर अवेलेबल होता है, ये आपका फायरफॉक्स भी अवेलेबल होता है। बट जो चाहे आप कर सकते हैं। हमें एक एंटीवायरस बेसिकली बहुत जरूरी होता है कि एंटीवायरस हम इंस्टॉल करें, क्योंकि एंटीवायरस हमें हैकर से और एंटीवायरस से प्रोटेक्ट करता है हमारे सिस्टम को। और इसके अलावा होता है माइक्रोसॉफ्ट स्काइप और टीम्स और गूगल मीट और जूम, क्योंकि बेसिकली आजकल आप जानते हैं कि कोविड का चल रहा है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स
और ऑफिसेस वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो कम्युनिटी के कम्युनिकेशन के लिए, ऑफिस के लिए ये सब बेसिक स्काइप और ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक डेस्कटॉप और में जो जो इश्यूज आते हैं, बेसिकली जो हम आजकल ऐसे इश्यूज हैं कि अगर हम हमारे डेस्कटॉप में कोई एरर भी आ जाए या कुछ इशू आ जाए और नहीं चल रहा डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं चल रहा, तो हम क्या प्राइमरी डायग्नोस कर सकते हैं कि जिसे हम किसी बाहर के इंजीनियर्स को घर पे ना बुलाएं। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आजकल हमें अवॉइड करना चाहिए कि बाहर का कोई पर्सन घर ना आए, ताकि हम कोरोना जैसी महामारी से बच सकें। तो इससे हम जान सकें, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कैसे इस आप छोटी-छोटी डायग्नोस को समझ के करके आप कैसे अपने अगर डेस्कटॉप में कोई इश्यू आ रहा है या लैपटॉप में कोई इश्यू आ रहा है तो करें। सबसे पहले अगर कोई ओएस इश्यू आपको लगता है कि ओएस की एरर आ रही है, आप गूगल पे सर्च करते हैं या ओएस की एरर आ रही है, तो ओएस की एरर के लिए आपको अगर लेटेस्ट सिस्टम है और विंडोज 10 उसमें है, तो उसके लिए आपको विंडोज 10 हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 10 ऑन योर डेस्कटॉप। तो आपको एक मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में एक वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा, आप उससे देख सकते हो कि मैंने बताया गया है कि कैसे उसको इंस्टॉल करना है, और उसकी बूटेबल डिवाइस यूएसबी कैसे बनानी है ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आपका ओएस के लिए आप निश्चिंत रहिए, आप उस वीडियो को फॉलो करें, तो डेफिनेटली आपका कोई भी आपका ओएस से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपका कोई भी इशू हो, आप इंस्टॉलेशन फॉर्मेट करेंगे तो आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन आप प्लीज़ अपना डाटा बैकअप ले लीजिए, क्योंकि कई बार होता है फॉर्मेट में डाटा उड़ जाता है, तो प्लीज़ आप बैकअप लीजिए। सेकेंड थिंग हम आते हैं हार्डवेयर इश्यूज पे। क्या 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 हार्डवेयर इश्यूज आते हैं? कई बार अगर हम कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं, उसमें पावर ऑन नहीं हो रहा, तो आप क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपका पावर नहीं आ रहा, ऑब्वियसली आप पावर चेक करेंगे कि पीछे से जो जिस सॉकेट में आपने घर में पावर सप्लाई लगाई है, वो उसमें पावर आ रही है नहीं आ रही है। सेकंड चीज, एसएमपीएस आता है। एसएमपीएस के बाद आप उसमें क्या कहेंगे, आप सबसे पहले एक काम करेंगे, ऐसे एसएमपीएस होता है, आपको एक मिनट दिखाते हैं। एसएमपीएस एसएमपीएस में मैंने आपको बताया था, ये वाला स्लॉट 4 पिन स्लॉट और 24 पिन स्लॉट्स जो मदरबोर्ड के इस पे लगे थे, 4 पिन इसमें लगा होता है और 24 पिन इसमें लगा होता है। सबसे पहले आप इन दोनों स्लॉट्स को निकाल लेंगे। निकालने के बाद एसएमपीएस चेक करने का जैसे तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, करने के बाद आप इसमें ग्रीन और ब्लैक में एक यू पिन केबल जो आयरन की होती है, वो केबल एक स्लॉट ग्रीन में एक से ब्लैक में, और पीछे से पावर ऑन करेंगे। अगर इसमें फैन चल रहा है और पावर आ रही है, या अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आप में चेक कर सकते हैं कि 12 वोल्ट और 5 डीसी वोल्ट इसमें आ रहा नहीं आ रहा। आपके इसमें अगर आप एक केबल ब्लैक में लगाएंगे, एक रेड में लगाएंगे तो 12 डीसी वोल्ट आना चाहिए, अगर एक ब्लैक में और एक येलो में लगाएंगे तो 5 डीसी वोल्ट आना चाहिए। तो ये एसएमपीएस की प्रॉपर पावर आ रही है नहीं आ रही, आप इससे भी चेक कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है इसमें, और ग्रीन में पावर आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो एसएमपीएस का इशू, अगर आ रही है सब कुछ है। फिर आता है सेकंड, जाती है मदरबोर्ड की बारी। मदरबोर्ड में बेसिकली क्या इशू आता है, यहाँ पे जो आपकी रैम लगी होती है, सबसे पहले आप उसमें सेकंड स्लॉट है रैम, क्योंकि बेसिकली कई बार रैम का इशू आता है। रैम के स्लॉट्स को निकालिए, एक बार फूक मारिए या ब्रश से साफ कीजिए और उसको दोबारा लगाइए। हो सके तो रैम का स्लॉट चेंज कीजिए, कोई बार हो सकता है कि बैंक स्लॉट में भी इशू आ सकता है। तीसरी चीज, अगर आपके कोई अलग डीवीडी राइटर हार्ड डिस्क कुछ लगा है, पावर लगी एसएमपी से आ रही है, वो निकाल दीजिए। कई बार वो कनेक्टर में भी प्रॉब्लम आती है। और करने के बाद आप तीसरा पॉइंट उसको चेक कर सकते हैं कि नॉर्मली सिर्फ आपका एसएमपीएस से आपका मदरबोर्ड, सीपीयू और रैम कनेक्टेड है और डिस्प्ले आ रहा है नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा और एसएमपीएस आने के बाद आगे पावर ही नहीं आ रही है एसएमपीएस लगाने के बाद, तो आपका ये सुपर आईओ कंट्रोलर में इशू हो सकता है। तो आप किसी अच्छे रिपेयरिंग सेंटर में आपका बोर्ड दिखाइए, आपका हो जाएगा। कई बार आपके मदरबोर्ड पावर ऑन करते ही बीप्स की आवाज़ आती है जैसे, तो कई बार शॉर्ट बीप्स आती हैं ऐसे, एक या दो या तीन आने पे बेसिकली कई पहली रैम या तीन रैम आने पे रैम का इशू हो सकता है। और रैम का, और कई बार रैम मॉड्यूल का होता है, बैंक स्लॉट का इशू होता है, टू शॉर्ट बीप्स आती हैं।
और आपका 4 शॉट्स आती है तब भी आता है। इसके बाद आपका 5 शॉट्स बीप्स आती हैं तो आपका प्रोसेसर का एरर होता है। 6 शॉट बीप्स आती है तो आपका मदरबोर्ड पे एक्सपेंशन स्लॉट का भी एरर आता है। मदरबोर्ड 7 आते हैं तो मदरबोर्ड इशू आता है। 8 आ रही है तो आपका वीडियो कार्ड या वीजीए ग्राफिक कार्ड में एरर आता है, या वीडियो चिप में जो वीजीए चिप लगी होती है, यहाँ पे ग्राफिक्स चिप लगी उसमें एरर आता है, या फिर आपके जो ग्राफिक कार्ड लगा है इस पे जो लगता है वो उसमें एरर आ रही है। तो बेसिकली कई कई अलग अलग चीज़ होती हैं, जैसे 10 शॉट भी इसमें सीमॉस का एरर आता है। हो सकता है कि ये सीमॉस का जो एरर है इसकी चिप में प्रॉब्लम हुई हो, उसमें बैटरी खत्म हो गई हो। कई बार बैटरी में होती तो इसको निकाल, तो बैटरी कैसे चेक कर सकते हैं? बैटरी को यहाँ पे ये लॉक है, इस लॉक को टेस्टर से हल्का सा प्रेस करके, यहाँ से अगर ये प्रेस है इसको इस साइड पे प्रेस करके ये बाहर आ जाएगा। इसके बैक साइड पे एक ब्लैक सी लेयर सी होती है, उसको धीरे से अपनी जीप पे लगाइए। अगर हल्का सा आपको चुभन सी या महसूस होती है तो समझो इसमें पावर है, अगर नहीं होती तो इसमें पावर नहीं है, तो आपको ये बैटरी रिप्लेस करनी चाहिए। ये 3 वोल्ट की बैटरी आती है, इजीली अब मार्केट में अवेलेबल होती है, आप ले सकते हैं। इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती, 10 से 20 रुपये होती है, आप ले सकते हैं और उसको चेंज करके देख सकते हैं। या आप नेट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, अमेज़न पे आजकल बहुत सारी इजीली अवेलेबल हैं। तो ऐसे कई इश्यूज आते हैं जिससे हम ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कई बार क्या होता है कि आपका, अगर हम लैपटॉप की बात करें, लैपटॉप में हमारे पावर नहीं आती, हम पावर का बटन ऑन करते हैं, पावर का बटन ऑन नहीं होता, तो इसमें हम क्या करें? सबसे पहले हमें इसका सोल्यूशन है, पावर केबल आप निकाल दीजिए, पीछे से बैटरी रिमूव कर दीजिए और पावर के बटन को 40 सेकंड, जी हाँ 40 सेकंड तक प्रेस करके रखिए। 40 सेकंड के अंदर सारी बैटरी पावर सब रीसेट हो जाती है। फिर इसके बाद सीधा पावर केबल निकल लीजिए और डायरेक्ट उसमें स्लॉट लगाइए और पावर ऑन कीजिए। पावर ऑन हो जाएगी नॉर्मली, नॉर्मली केस में अगर बैटरी स्टक हो जाती है, पावर स्टक हो जाती है, नहीं होती तो आप अपना, फिर उसके हो सकता है कि मदरबोर्ड के चेक तो आप सर्विस सेंटर लेके जा सकते हैं। लेकिन ये बेसिक ट्रबल शूटिंग आप पहले उसमें जाके पहले उससे कर सकते हैं, बिना बिना गए, मतलब बिना किसी इंजीनियर को बुलाए, बेसिक ट्रबल शूटिंग। कई बार क्या होता है कि आपके स्लॉट्स में रैम की इशू आती है। अगर आपकी 2 रैम लगी है तो रैम के स्लॉट्स चेंज करके दे सकते हैं उसमें। और आपका ऐसी कई छोटी छोटी ट्रबल शूटिंग्स होती हैं जो हम करके दे सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, बट बेसिकली कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको इस वीडियो पे एक सिंपल भाषा में, मैं नहीं कहूँगा कि मैंने कोई डेफिनेशन बताई है या कुछ आपको कुछ प्रैक्टिकली कोई ज्ञान दिया, बस एक बेसिक ट्रबल शूटिंग बताइए कैसे हम एक कंप्यूटर को कर सकते हैं। और हाँ, असेंबल करने से पहले हमें क्या मदरबोर्ड, एक चीज़ और ध्यान में आई मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। अगर मान लो आप नया कंप्यूटर लेना चाहते हैं और डेस्कटॉप लेना चाहते हैं तो कैसे करके आप लेंगे? आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मदरबोर्ड, सीपीयू या रैम ये सही चलेगा? आप कोई भी मदरबोर्ड या कोई भी सी प्रोसेसर उसमें नहीं लगा सकते, किसी भी नहीं लगा सकते। आपको एक कंपैटिबल मदरबोर्ड और प्रोसेसर होना चाहिए और कहीं कंपेटेबल रैम होनी चाहिए। अगर आप सही कंपैटिबिलिटी से लेते हैं और उसके हिसाब से अच्छी क्वालिटी की एसएमपीएस लगाते हैं तो आई एम श्योर कि आपका कभी भी डेस्कटॉप भी हार्डवेयर की वजह से या कोई हैंग नहीं होगा, क्योंकि ये एक अच्छी, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, ओएस का इशू हो सकता है, आप ओरिजिनल ओएस लीजिए। विंडोज 10 प्रोफेशनल इज़ अ गुड चॉइस, क्योंकि होम एडिशन में कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप कई तरह के काम नहीं कर सकते, तो आप प्रो विंडोज 10 प्रो पे परचेज कीजिए। और हमेशा हमें जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम और जेन्युइन सॉफ्टवेयर लेने चाहिए। आई नो थोड़े कॉस्टली होते हैं, बट हमें हैकर से बचने के लिए, या आप कह सकते हैं या गुड अच्छी परफॉर्मेंस के लिए भी हमें एक अच्छा वो लेना चाहिए। या अगर आप शॉप पे जाते कोई असेंबल कराते हैं तो आप देखिए क्या कंपेटेबिलिटी, आप नेट पे चेक कर सकते हैं कौन सा मदरबोर्ड लेना है, इंटेल का लेना है या गीगाबाइट का मदरबोर्ड लेना है, एसूस का लेना है उसका। अगर आप इंटेल का मदरबोर्ड ले रहे हैं तो इंटेल का ही प्रोसेसर लगाइए, आप एएमडी मत यूज़ कीजिए। अगर आप asus का ले रहे हैं तो बेसिकली प्रेफरेंस देती है आप एएमडी का लीजिए। गीगाबाइट का मदरबोर्ड ले रहे हैं तो आप इंटेल प्रोसेसर बेस्ट रन होता है। और आप बेसिकली ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप मदरबोर्ड के साथ i5 प्रोसेसर ले रहे हैं
और के साथ 8 GB रैम लगाइए। क्योंकि बेसिकली जब हम विंडोज 10 यूज़ करते हैं और फिर हम कंपेटेबिलिटी सॉफ्ट करते हैं तो धीरे धीरे कंप्यूटर स्लो होने लग जाता है। हो सकता है कि कभी और ये घटिया क्वालिटी की वजह से भी होता है, एसएमपीएस की वजह से भी आता है कई बार इशू, बट इतना नहीं। बट ये कह सकते हैं कि रैम आपकी ज़्यादा कंज्यूम होने लग जाती है, तो आप स्टार्टिंग में ही रैम की इन्वेस्टमेंट करके आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बताना चाहें तो आजकल वैसे तो सीडी रोम की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हमें लेने की ज़रूरत नहीं होती। आजकल सब यूएसबी बूटेबल डिवाइस आते हैं जैसे विंडोज 10 का है, तो आप वो यूज़ कीजिए। और हो सके तो मदरबोर्ड वो चूज कीजिए जिसमें विंडोज 3.1 का पोर्ट हो। जी हाँ, क्योंकि 3.1 से आपकी यूएसबी इंस्टॉलेशन की स्पीड अच्छी होगी। आप साटा हार्ड डिस्क लें, सस्ती आती है। अगर नहीं, अगर ले सके तो साट एसएसडी हार्ड डिस्क लीजिए, क्योंकि ये स्पीड में बहुत अच्छा फास्ट रहता है। ये सब रहता है। ग्राफिक्स कार्ड के लिए आप 2 GB ग्राफिक कार्ड मिनिमम लगवा ही लीजिए, क्योंकि कई बार हमें या घर में बच्चों को या गेम्स खेलने होते हैं, या फिर आप बड़ों को कोई हमें ऑटो कैड इस पे करना, ऑटो कैड पे या कोई भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर वाले सॉफ्टवेयर पे कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है। तो बेसिकली आप 2 GB ग्राफिक कार्ड तो आप इंस्टॉल करवाइए करवाइए, अगर आप असेंबल कंप्यूटर पे जा रहे हैं। अगर आप ब्रांडेड पे जा रहे हैं तो आप उसमें देखिए, जैसे डेल है, एचपी है, लिनोवो है, बहुत से कंप्यूटर्स हैं। तो आप लेने से पहले उसमें आप देखिए कि आपकी रैम 8 GB होनी चाहिए, i5 प्रोसेसर हो तो ज़्यादा अच्छा है। और मदरबोर्ड कंपैटिबिलिटी का तो ऑटोमेटिकली जो आपकी ब्रांडेड कंपनी है वो आपको खुद चूज करके देती हैं। उसमें आप ये भी चेक कर सकते हैं कि विंडोज 10 प्रोफेशनल है कि नहीं। प्रोफेशनल लेना इससे बेनिफिशियल रहता है। और इसके अलावा आप उसमें देखिए इसमें जो ग्राफिक्स का कार्ड कितने का है, कितने जीबी का है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि विंडो 3.1 पोर्ट है कि नहीं, यूएसबी टाइप सी है कि नहीं, क्योंकि यूएसबी टाइप सी के लेटेस्ट वो आते हैं आजकल सिस्टम आ रहे हैं। बेसिकली आप एक सी बात ये भी है दोस्तों, आप जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सिस्टम ले लो, हर 3 महीने बाद 2 महीने बाद आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। फिर आप कहेंगे कि भैया टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो आप ये मान के चलिए हर 3 महीने बाद सिस्टम टेक्नोलॉजी चेंज होनी ही होनी है। आपका ये होना होना है। इसके अलावा आपको कोई इस कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो या कोई चीज़ एक्सप्लेनेशन में चाहते हो, तो मैं डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू यू। और दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल और ये वीडियो पसंद आया हो, मैं बेसिकली कहना चाहूँ मेरा ये वीडियो पसंद, प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेता आता रहूँगा। ये मेरा फर्स्ट हिंदी में वीडियो है। और अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा और मुझे कोई सुझाव आए या सजेशंस आए, तो बेसिकली मैं अपने इंग्लिश की बजाय अपने सेम वीडियो हिंदी में भी बनाता रहूँगा। आई होप ओके। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।